औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MGD 602 का थीम नंबर 5 है, को एंटरप्रेन्योरशिप। को का मतलब क्या है, हमें जैसे कि हम को कॉलेज या को यूनिवर्सिटी के अबाउट सुना ही है। तो को क्या मतलब होता है, जहाँ पर दो पीपल, दो लोग, दो जीन्स सॉरी, ठीक है, आपस में मिलके कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन बनाते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी भी क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर को का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। को मीन्स टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर। अब वो जो हमारे पास पीपल हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। जो को एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो दो लोग होते हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं, किस पर, एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट पर। इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जेंडर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कॉस्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। को एंटरप्रेन्योर में जब कोई आइडिया डेवलप किया जाता है तो इकट्ठे ही डेवलप किया जाता है, उसको इकट्ठे ही शेयर किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया भी इकट्ठे ही जाता है, ठीक है। एज अ टीम जो है आपको वर्क करना पड़ता है अपने वेंचर को इस्टेब्लिश करने में के लिए, ठीक है। वेंचर हमने पिछले 3-4 थीम्स में बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया है, वेंचर के वर्ड को भी। को फाउंडर क्या है? अब को फाउंडर एक टीम है जो कि इंटरप्रेन्योर्स को फाउंडर जो है वो इस तरह का मतलब एक ऐसी टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे इंटरप्रेन्योर के लिए जो बिजनेस को इकट्ठे बनाते हैं, ठीक है। को फाउंडर इज अ टर्म यूज्ड फॉर इंटरप्रेन्योर्स हु क्रिएट अ बिजनेस टुगेदर। सीरियल इंटरप्रेन्योर्स कौन से पीपल होते हैं जिनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस होता है न्यू वेंचर्स को बनाने के लिए, क्योंकि वो पहले बहुत से वेंचर्स को बना के आए हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, सीनियर हो गए ना, तो हम सीरियल इंटरप्रेन्योर को कहते हैं जिनके पास बहुत सा एक्सपीरियंस होता है न्यू वेंचर्स को बनाने के लिए। ये बहुत ही स्किल्ड पीपल होते हैं, इन्होंने पहले ही बहुत से वेंचर्स बनाए होते हैं जो उन्होंने सेल कर दिए होते हैं, ठीक है। और इनको और भी बहुत ऐसे भी वेंचर्स बनाते हैं जिनको वो सेल करेंगे, ठीक है। स्किल्ड पीपल होते हैं, याद रखना। अब को एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके पास गुड स्किल्स होती हैं कि वो किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाएँ, उनके पास गुड एडवाइजर्स होते हैं कि वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाएँ। अब जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो एंटरप्रेन्योर का क्या है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एज एन इन्वेस्टर भी एक एंटरप्रेन्योर वेंचर को बना सकते हैं। कैसे? वो किसी भी इंटरप्राइज में अपना हिस्सा डाल के एंटरप्रेन्योरल बन सकता है, ठीक है। को एंटरप्रेन्योरल बन सकता है बाय इन्वेस्टिंग सम मनी, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरल के लिए क्या मसले हैं, मतलब को एंटरप्रेन्योरल के लिए क्या एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि उनके लिए टीम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो अकेले काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी में कन्फ्लिक्ट आ जाता होता है। पर्सनैलिटी में किस तरह का कन्फ्लिक्ट आता है कि आप का दिमाग जो है वो किसी और चीज़ की तरफ जाकर अट्रैक्ट करता है। अब आप जो है वो नर्म मिजाज के हैं और अगला जो है वो गुस्सीला मिजाज का है, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट। रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या है कि आप जो है वो रिस्क उठा लेते हैं, जबकि दूसरा जो है ये तीसरा जो बंदे हैं वो रिस्क को नहीं आजमाना चाहते, वो कहते हैं कि सीधा सीधा काम हो जाए, बस रिस्क ना लेना पड़े हमें। अब पर्सनल लाइफ और कमिटमेंट्स, ज़ाहिर सी बात है बिजनेस लाइफ के साथ साथ एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उसके अंदर भी खिंचाव होता ही रहता है, ठीक है। टीम में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल मैटर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। आपने कितना आपने कितने शेयर्स लेने हैं, आपने कितनी कॉस्ट जो है एक एज एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। प्रॉफिट के शेयरिंग का भी मसला आ जाता है। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब है कि आपने पार्टिसिपेशन जो है या पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए आपने पहले कोई कागजात वगैरह नहीं बनाए कि आपका जब कारोबार ख़त्म होगा तब आप कितने कितने परसेंट शेयर्स एक दूसरे में डिवाइड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके जब कारोबार स्टार्ट हो रहा था तो आपको पहले ही लिख पढ़त कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई मसले या झगड़े ना पैदा हों, ठीक है। स्केल्स अप इश्यूज में ऑल्सो राइजेस इफ बिजनेस गेट फ्लोरिश्ड। कि स्केल्स अप का इशू मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अब कंपनी में फैमिली मेम्बर्स जो हैं
वो भी काम करते हैं, नॉन फैमिली मेम्बर्स भी हैं वो भी काम करते हैं। तो आपने स्किल्स जो फैमिली मेम्बर का पोर्शन है वो अलग रखा है, नॉन फैमिली मेम्बर का पोर्शन अलग रख लिया है, लेकिन वक्त दोनों का सेम है। जबकि नॉन फैमिली मेम्बर्स हैं वो फैमिली मेम्बर से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आपने अच्छे से अच्छा ओहदा जो है वो नॉन फैमिली मेम्बर्स को दे दिया है। तो यहाँ से भी जो स्किल्स के इशू हैं बहुत ही अर्जेंट होते हैं कि आपको जो आपका आपका क्या नाम है, कंपनी है, आपने उसमें कुछ स्किल्स जो हैं कुछ स्किल्स जो हैं वो अपने फैमिली के लिए, फैमिली पोर्शन के लिए यहाँ पर फैमिली के ही बंदे आ सकते हैं, और ये नॉन फैमिली मेम्बर्स की ही सीट्स हैं, स्किल्स हैं। यहाँ पर नॉन फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं और स्किल्स में फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं, ठीक है। एक पार्टनरशिप, वन पार्टनरशिप में भी highly committed versus other. In a good entrepreneurial venture, these issues should be managed properly. हम इन issues को भी अच्छी तरह से solve कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद minority and senior entrepreneurs आ जाते हैं। minority peoples, minority का मतलब क्या है कि ये ग्रुप होता है पीपल्स का, ग्रुप ऑफ पीपल, बट ये ग्रुप जो है वो लेस देन सोशल मीडिया या सोशल इन्वायरमेंट के ग्रुप जो है कम ही होता है, ठीक है। इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कलर्स की माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी का मतलब क्या है, अकलियतें, ठीक है। अकलियत, माइनॉरिटी का मतलब है अकलियतें। अकलियतों में कुछ भी आ सकता है, हमारी रवायात, समाजी, इखलाकी जैसी भी हैं, हमारा रवाज, हमारी ज़ुबान, हमारा त्यौहार और हमारा रहन सहन का तरीका, पहनने का, ओढ़ने का लिबास क्या है, ठीक है। और हम किस तरह हमारा रिलीजन क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो माइनॉरिटी में आ जाती हैं। ओके, उसके बाद है कि दीज माइनॉरिटीज़ कैन बिकम एंटरप्रेन्योर, कि ये माइनॉरिटीज़ भी जो हैं एक एंटरप्रेन्योर आपको बना सकती हैं। जब आप जॉब में मार्केट में जाएं तो वहाँ पर जाकर आप एक कंपटीशन को फेस करते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आप पाकिस्तान की कम्युनिटी में आए तो वहाँ पर लिबास के लिहाज से ले लें तो शलवार कमीज़ को ज़्यादा अहमियत हासिल है, जबकि यूएस में जाएँ तो वहाँ पर पैंट शर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो आपने, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं शलवार कमीज़ों पे, अगर वहाँ जाके आपने अपने कपड़ों पे काम करना है तो वहाँ जाकर आपको पैंट शर्ट्स पे काम करना पड़ेगा, ज़्यादातर शलवार कमीज़ों पे काम नहीं होता है, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सी इश्यूज़ जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको। These minorities can become entrepreneurs, but they also have to face competition in the entrepreneurial as well as in the job market. They often start business. Even in US, minority are closely watched. कि हर कोई जो है वो अपना अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन जो मेन इशू है वो माइनॉरिटीज़ में क्या है, इनको फेस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कि बहुत से, अब जैसे कि यहाँ पर तो ज़्यादातर मुस्लिम है ना, ये मुस्लिम कंट्री है तो आपको ज़्यादातर एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ तो वहाँ पर आपको डिफरेंट मज़हब के लोग दिखेंगे, मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, ठीक है, इंडियंस भी होंगे, मुस्लिम, इंडियंस, पाकिस्तानी, कंट्री के लिहाज से तो पाकिस्तानी और वो इंडियंस भी होंगे, लेकिन अगर आप मज़हब रिलीजन के लिहाज से देखें तो मुसलमान भी होंगे, नॉन मुस्लिम्स भी होंगे। तो आपके पास जो एक डोमिनेंट ग्रुप्स आ जाते होते हैं पीपल के, जिनको आपको जिनके लिए अलग सा काम करना पड़ता है। जबकि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप इतना कहोगे कि हमारे घरों में तस्वीरों वाली जो बेड शीट्स हैं या कार्टून वाली शर्ट्स में जो है वो बहुत ही कम पहनी जाती हैं, क्योंकि इस्लाम में इसके अबाउट मना किया गया कि हम तस्वीरें घर में नहीं लगा सकते हैं, इसकी वजह से बेबरकती होती है। या अगर हमने कोई नमाज पढ़नी है तो वो नमाज हमारी कबूल नहीं होगी अगर कोई भी फेस वाली हमने कोई शर्ट पहनी है या सामने कोई चादर जिस पर एनिमल्स की पिक्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको इनके लिए अलग-अलग काम करना पड़ता है कि अब आपके यहाँ पर इन चीज़ों की डिमांड जो है वो बहुत कम है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता, वो ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। फॉर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्रू लोन, अब यहाँ पर लोन की बात की जा रही है कि जब आप लोन लेते हैं किसी भी बैंक से तो आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि वो देखते हैं कि आप न्यू एंटरप्रेन्योर हो तो वो आपको
काफ़ी इश्यूज भी होते हैं, वो नहीं भी देते हैं लोन आपको, ठीक है। अब सीनियर एंटरप्रेन्योर क्या है कि वो पीपल हैं जिन्होंने अपना जो कारोबार है वो एट द एज ऑफ 50 स्टार्ट किया है, एट द एज ऑफ रिटायरमेंट या अर्ली एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। ये स्मॉल वेंचर से अपना कारोबार जो है स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके पास बहुत से इन्वेस्टिंग की अमाउंट पड़ी होगी, तो उन्होंने एट द एज ऑफ 50 जो है वो अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया है। Corporate layoffs are also a reason. Personal fulfillment and self-actualization are other reasons for senior entrepreneurship. It may be for need of additional income as well. Sometimes people do it for spending quality time as well. उसके बाद हमारे पास पार्ट टाइम और होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं, ठीक है। आजकल हमारा जो एरा जा रहा है उसके अंदर हम कोई ना कोई छोटा सा काम घर में कर रहे होते हैं, ठीक है, एज अ बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक जॉब है कंपनी की जॉब के साथ साथ मैंने यहाँ पर कहीं पर फास्ट फूड की शॉप भी खोली हुई है। तो फास्ट फूड की शॉप जो है मेरे लिए एक इंटरप्रेन्योर पार्ट टाइम इंटरप्रेन्योरशिप की तरह कहा जाएगा कि एक पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ और साथ साथ मेरी एक फास्ट फूड की शॉप भी है, ठीक है। देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप। फुल टाइम जो है एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसकी कॉस्ट भी उसके जॉब में से उसके काम में से निकलनी होती है, जो उसने वेंचर स्टार्ट किया होता है, कॉस्ट भी उस पर लगनी होती है, उसको टाइम भी उसमें देना होता है और रिस्क का भी ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसको सिर्फ एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होती है। लेकिन पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि ये हमारे पास मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे लिए एक जॉब भी है जो एक पर्सन करता है एक टाइम में, और फिर दूसरे टाइम में वो ऑफिस आवर्स में ऑफिस की जॉब करता है और दूसरे टाइम में वो अपनी जो है उसकी शॉप की देखभाल करता है, ठीक है अपने। उसके बाद हमारे पास पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के कुछ कंसिडरेशंस हैं। द रोल ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिव्स, सोशल प्रेशर ओवर कमिटमेंट। उसके बाद हमारे पास आते हैं होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर कॉमन इन रूरल एरियाज। इट इज़ also called micro and nano business. It is often a skilled business at home. Mostly females are engaged in home-based business. Access to finance remain an issue as financial institutions do not see it as a mature business. Increased production scale up become an issue for home business. Work-life balance also become an issue. कि ज़्यादातर होम बेस्ड बिजनेस जो है वो ख़वातीन ही करती हैं, जो घर बैठ के कहते हैं कि हमारा घर बैठ के काम हो जाए, लेकिन उसमें आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते, उसका मज़ीद रकबा नहीं बढ़ा सकते, आपको उसको घर में ही लेकर करना पड़ता है जितना भी। लेकिन आपने घर में उसको काम करने के साथ साथ अपने घर को भी टाइम देना होता है, घर के कामों को भी टाइम देना होता है और साथ साथ अपने बिजनेस को भी टाइम देना होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता होता है। अब सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर की सबसे अच्छी मिसाल जो है आजकल में बिल गेट्स की है कि उसने एज अ वर्क कहाँ स्टार्ट किया, उसने फेसबुक बनाई, ठीक है, सॉरी मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई थी, लेकिन जो हमारा बिल गेट्स है वो एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है, ठीक है, एक इन्वेस्टर भी है। उसने अपना जो काम है वो माइक्रोसॉफ्ट पर किया था। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ आया, एक ऑनलाइन बेस पे है। आपको माइक्रोसॉफ्ट दुकान पर तो नहीं पड़ा हुआ मिलेगा कि आप इसको खरीद रहे हो, आपको तो ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो दिस इज कॉल्ड सोशल जिसमें हम फेस टू फेस किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं होते, बल्कि हम अपने जैसे कि आप अपना कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खोल कर बैठे हो, तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ही खोल MS वर्ड खोल के बैठे हो, तो ये आपके पास क्या एक सोशल पेज है। बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स के साथ उसका एक फ्रेंड भी पॉल एलन ने भी इसका साथ दिया था बिल गेट्स का एज अ माइक्रोसॉफ्ट के को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एग्जांपल आजकल के दौर में है, बल्कि इन्हीं 3-4 सालों की बात है, एलन मस्क बहुत ही शानदार एग्जांपल है एक एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है, सॉल्व कम्युनिटी इश्यूज थ्रू नोवेल बिजनेस आइडियाज़, के वो नोवेल बिजनेस आइडियाज़ की वजह से लोगों में कम्युनिटी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। दे आर विलिंग टू टेक risk for positive change in society through initiatives, so they do not do their business only for profit, वो profit के लिए नहीं बल्कि एज अ मतलब किसी के लिए किसी का इशू सॉल्व करना भी
उसके लिए भी काम करते हैं। अब सोशल एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बिजनेस करते हैं सोशल कॉज के लिए, ठीक है, मुआशरे के लिए बिजनेस करते हैं। अब जैसे कि एनजीओज हैं, एनजीओज भी कैसे काम करते हैं, वो डोनेशंस पे वर्क करते हैं जो कि इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल या नेशनल तौर पर उनको जो डोनेशंस आती हैं तो वो एनजीओज भी उस पर काम करते हैं। अगर एनजीओ में डोनेशन आना रुक जाए तो एनजीओ वर्क करना रुक जाएगा, ठीक है। A model of business and NGO was emerged for social entrepreneurship. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि इज एक्चुअली अ सोशो इकोनॉमिक बिजनेस मॉडल जिसमें सोशल भी आ जाता है और इकोनॉमिक्स भी आ जाती हैं, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक बिजनेस मॉडल है जिसमें हम जो होल प्रॉफिट है वो हमें दोबारा से री इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने स्मॉल बिजनेस पर, ठीक है, री इन्वेस्ट करना पड़ता है हमें उसी ही बिजनेस पर। अब दे ऑफन वर्क विद ये गवर्नमेंट्स के साथ भी काम करती हैं और ये एनजीओज के साथ भी काम करती हैं। अब ग्रामीण बैंक जो है वो सबसे अच्छी एग्जांपल है सोशल एंटरप्रेन्योर की। ये क्या करते हैं, पुअर लोगों को, अल्ट्रा पुअर लोगों को जिन्होंने काम करना होता है, जिन्होंने अपना कारोबार स्टैंड करना होता है, उनको मनी देते हैं, कॉस्ट देते हैं, उधार देते हैं और फिर बाद में वापस भी लेते हैं, ठीक है। जब उनका बिजनेस जो है वो स्टैंडर्ड हो जाता है तो वो इसको खुद वापस कर देते हैं, ठीक है। ग्रामीण बैंक जो है लोन देता है और तकरीबन इसमें 99% जो है हाईएस्ट रेट है इसका, ठीक है। रिकवर्स रेट वाज हाईएस्ट एंड वाज 99%। अब जैसे कि पाकिस्तान में अखवत फाउंडेशन है, सोशल एंटरप्रेन्योर की एग्जांपल है, जैसे कि ग्रामीण बैंक है। अब यहाँ पर कोई भी ऊपर चार्ज नहीं किया जाता, जिसको कहते हैं सूद नहीं लिया जाता, ठीक है, सूद के बगैर ही काम करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट चार्ज इंटरेस्ट एज इट ऑफर्स कज़िया हुस्ना इन 2010 अ रेस्टोरेंट वाज स्टार्टेड जहाँ पर ब्लाइंड लोग जो हैं वो काम करते थे, उनकी डिसेबिलिटी को भी देखा जाता था, लेकिन वहाँ पर लोगों को वर्क दिया जाता था काम करने के लिए, लेकिन ये भी दिखाया जाता था कि ये लोग भी किसी से कम नहीं हैं, इनमें भी किसी न किसी चीज़ की खूबियाँ बनाने वाले ने इनमें किसी न किसी चीज़ की खूबी ज़रूर रखी है। बेशक ये ब्लाइंड है लेकिन काम तो कर सकते हैं ना, ठीक है। देयर आर 3 मेजर इश्यूज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। पहला क्या है कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अखवत ऑल्सो टेक डोनेशंस लेकर अखवत ने एक बहुत बड़ा इदारा कायम किया और फिर उसके बाद ऑपरेशन जो है वो सेल्फ सफिशेंसी होना चाहिए, खुद करना चाहिए। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, ये हमारे पास दो इश्यूज हैं, एक सेल्फ सफिशेंसी और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, दो इश्यूज हैं हमारे पास एज एन एंटरप्रेन्योर। और तीसरा इशू क्या है, एक सोशल एंटरप्रेन्योर का है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। हु आर वांट्रप्रेन्योर। अब वांट्रप्रेन्योर क्या है, एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, और एक वांट्रप्रेन्योर होते हैं। अब वांट्रप्रेन्योर क्या है, एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर ही हैं, लेकिन इनकी सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर ही रहती है किसी न किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की। ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनका आए दिन कोई ना कोई आइडिया जो है वो चेंज हुआ रहता है। वो जिस महफिल में बैठते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, वो जो बिज़नेस कर रहा होता है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी इसी तरह का बिज़नेस करूँगा या मैं भी इसी के नक्शे कदम पर चल के इस तरह से ही करूँगा। या अगर आप किसी के साथ बैठते हो और वो कहता है कि बस मेरी वेबसाइट बन गई है और मैंने जो है अपने कार्ड्स वगैरह बनाने हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6 महीने के बाद भी आप उनसे पूछेंगे तो तब भी वो यही कहेंगे, तो दीज आर वांट्रप्रेन्योर, ठीक है। अब ये डे ड्रीमर होते हैं, जिनमें सोचते हैं, बस सोचते ही हैं, ये रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। वांट्रप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है कि वो अपने आइडिया को स्टार्टअप प्रोसेस की तरफ लेके चले जाते हैं। कौन, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज़ को स्टार्टअप फेज़ में ले जाते हैं, ठीक है, और बिजनेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जबकि वांट्रप्रेन्योर अपने आइडिया को चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कंफ्यूज करके दोबारा आइडिया जो है वो रीजनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि हु आर वांट्रप्रेन्योर आर दोज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर who make unrealistic desires of for starting a new business। ये कंफ्यूज रहते हैं अबाउट बिजनेस आइडिया एंड रिले मैनी पीपल्स, और दूसरों पर रिले करते हैं, ठीक है, और ये कंफ्यूज ही रहते हैं, टाइमली डिसीजन नहीं लेते हैं, उनके लिए टाइमली डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि वो जब वो खुद फेल होते हैं तो उसका जो कसूर है या उनकी अपनी गलती नहीं निकालते, वो किसी न किसी स्ट्रेटेजिक प्लान पे गलती निकाल लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मार्केट में प्राइस जो है, एक ब्रश आपने बनाया है, उसकी ब्रश की प्राइस जो है आपने सोशल मीडिया पर 80 रुपीज़ डाली है। अब उसके बाद जो है वो सस्ते भी ब्रश आ रहे हैं, जैसा भी ब्रश है, ठीक है। लेकिन क्या बात है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो पा रही है, तो कोई पूछेगा कैसे, क्यों, क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि मार्केट में स्ट्रेटजीज जो है वो ये चल रही हैं, इस वजह से मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनके जो कंप्लेन है वो आप खुद पे नहीं डालेंगे बल्कि किसी और पर डाल देंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ क्या है कि एंटरप्रेन्योर जो है अपने आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि री एंटरप्रेन्योर क्या है, वॉन्टरप्रेन्योर सॉरी, अपने प्लान ही करते रहते हैं अपने बिजनेस आइडिया को। यू आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपने एंटरप्रेन्योर बनना है कि वॉन्टरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। अगर आपने एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है तो जी आप कहते हैं कि सिंपल से हमने एक नौकरी तलाश करनी है और बस सीवी जाके जमा करवानी है और ठीक है, बस नौकरी पे लगे महीने पे आ जाएगी। लेकिन एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके पास बहुत सी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। आपको 24 और वर्क करना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पिटफॉल्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, उतार चढ़ाव जो होते हैं। पिटफॉल मीन्स एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी, कि ऐसे हालात जो मुश्किल से गुजरे, ऐसी जर्नी एंटरप्रेन्योर्स में आती होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टेक्स जो हैं वो क्यों आती हैं कि इसमें हमारे पास लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स होते हैं कि हम मैनेज नहीं कर पाते अच्छे तरीके से किसी चीज़ को, और फिर इस वजह से हमारे पास जो इशू है वो आ जाता होता है। दूसरी मिस्टेक हमारे पास एक्सपीरियंस की होती है कि हमें एक जो बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है वो उसमें हमें इतना आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से हो पाएगा। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल भी एक अदर इशू है पिटफॉल का, कि हम फाइनेंशियल जो है, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि हमने जो अपना वेंचर स्टार्ट किया है बिजनेस, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम खाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं, ना कि शेयर्स का किसी का ध्यान रख रहे हैं। तो ये चीज़ भी जो है वो हमारे जो जर्नी है, बल्कि जो वेंचर है उसको ख़त्म कर सकती है। पुअर कंट्रोल्स, आपका किसी पर कंट्रोल नहीं है, आप किसी को समझते नहीं हैं, आप किसी के प्लान को नहीं देखते हैं, मार्केटिंग एफर्ट आपकी वीक होती है, ठीक है। फेलियर टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं आप बना पाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। ग्रोथ इश्यूज आ जाते हैं कि आपका जो कारोबार है किस तरह से बढ़ेगा, अगर वो बढ़ नहीं रहा तो आपको उस पर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर उसकी सूरत में आप क्या करेंगे, या जो आपकी जो शॉप है या कोई जहाँ पर आपने कारोबार किया उसकी पुअर लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं अच्छी, प्राइसिंग नहीं सही, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारा इस पैराग्राफ में ही यही लिखा गया है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़कर सुनाया कि पिटफॉल एरिया इज पिटफॉल एरिया का मतलब क्या है, एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी। ये क्यों हमारे पास आता है, मिस्टेक्स क्या है, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, दूसरी है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। पुअर फाइनेंशियल जो है एक अलग इशू है, और उसके बाद हमारे पास पुअर कंट्रोल्स हैं, ठीक है, वीक मार्केटिंग एफर्ट है, फेलियर टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान है, अनग्रोथेबल इश्यूज हैं, उसमें आप इनकरेक्ट प्राइसिंग कर रहे हैं, ओके। उसके बाद वन शुड अवॉइड इनएबिलिटी टू मेक ट्रांजिशन इन द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, सेल्फ अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस इज़ द की। क्या है कि आपने अगर किसी भी कारोबार में कदम रख लिया है तो आपको उसके अबाउट अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बिज़नेस के अबाउट अवेयरनेस होनी चाहिए और एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप सब्र कर सकते हैं, क्या आप उन इश्यूज़ को फेस कर सकते हैं, क्या आप में इतनी इस्तात है कि में जब आप पर जब मुश्किल वक्त आए तो आप उसको बर्दाश्त करें और अपने कारोबार को छोड़ें ना, ठीक है। ये सेल्फ अवेयरनेस होती है। और इन तमाम चीज़ों के लिए नेटवर्किंग भी जो है एक इंडस्ट्री के साथ बहुत ही ज़रूरी है। नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि आपने हर चीज़ से कनेक्ट रहना है, आपको हर किसी चीज़ के अब उतार चढ़ाव के अबाउट पता हो। एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट ट्यून हिमसेल्फ फॉर न्यू बेटर क्वालिटीज़, कि एंटरप्रेन्योर को अपने आप को ट्यून करना चाहिए, अपने आप को गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को हर बार जो अपना मोराल है वो बुलंद रखना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।
करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, पार्ट ए। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाती हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की: पैशन फॉर द बिजनेस, टेनेसिटी और डिस्पाइट फेलियर, एग्जीक्यूशन, इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन। हम इन सबको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। इफ़ यू स्टडी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास पैशन था, उनके पास जज्बा था कि वो अपना बिजनेस जो है उसको जारी रखें या अपने बिजनेस को अपनाएं या अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। बहुत ही आसान होता है एक बिज़नेस को स्टार्ट करना, लेकिन उस बिज़नेस के साथ लेकर अपने पूरी लाइफ गुजार देना तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही अपसाइड अब भी अब मतलब कि पिटफॉल्स आते हैं और कुछ हम अपने बिज़नेस को एंजॉय भी करते हैं। इन पिटफॉल्स में उनको बर्दाश्त करना, उनके साथ टाइम गुजारना, उन पर री इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता होता है कभी कभी। हम पैशन के बगैर कोई भी हम पैशन के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत है? पैशन की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर पूरा इसमें यही कहा गया है कि if we study the autobiography of successful entrepreneur of the world, then we realize that all the successful entrepreneur had a passion for doing their own business even from the start of their career. Without passion, a person can neither excel in their job, in the business, nor in the business. ना ही वो अपनी जॉब कामयाब तरीके से चला सकता है, ना ही बिजनेस। So many aspects are associated with an entrepreneur that when he starts a business. For example, financial risk get attached to him. He has to manage a team for business. उसको अपनी टीम को मैनेज करना पड़ता है, उसको टाइम, वक्त, रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज करने पड़ते हैं अपने बिजनेस पर एज एन एंटरप्रेन्योर। इवन while spending all these financial and non-financial resources, one cannot make an organization if the passion is not there, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। अपने अंदर से डर को निकाल दें, फेल होने के डर को निकाल दें, भूल जाएं कि हम फेल भी होंगे, क्योंकि अगर आपने फेल होने के डर को ही देखते रहना तो आप अपने एफर्ट को जारी रखना स्टॉप कर देंगे, रुक जाएंगे। और जब आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो बिसाइड ये कि आपने उनके पिछले 5-6 साल भी देखने हैं जो उन्होंने स्टार्टअप से फेस किए हैं, ठीक है। तब आपको पता चलेगा उन्होंने किस तरह से अपने जो फेलियर का डर है उसको ख़त्म किया और आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया, ठीक है। यहाँ पर इसके अबाउट यही कहा गया कि सेकंड एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। एज एन एंटरप्रेन्योर वन शुड नॉट स्टॉप एट फॉर एफर्ट्स even after failure. We often see the successful entrepreneur while they enjoy their successful stories in the final phase when their business is well established। आपने एलन मस्क की स्टोरी तो सुनी ही होगी, उसने वो कितनी दफ़ा फेल हुआ है, कितनी दफ़ा फेल हुआ है, एंड देन देखें आज वो सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर है। आप उसका पढ़ सकते हैं सारी हिस्ट्री निकाल कर गूगल से। Behind that, there happens to be lot of struggles in their past, and every entrepreneur has lot to face a lot of setbacks at the start of the business. Therefore, as an entrepreneur, one should remain prepared to face setbacks at the start of entrepreneurial journey. उसके बाद excellent execution intelligence। एक एक शख्स में बहुत सी खसूसियात होती हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को अपने अंदर से खसूसियात को खुद ब खुद निकालना पड़ता है, उसको खुद ब खुद एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, वक्त का पाबंद करना पड़ता है। उसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका भी होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है आपको हद पता होना चाहिए कि आपने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी आपकी कंपनी है, आप उसमें से बिला वजह जो है वो फाइनेंशियल जो है उसमें यूज़ करते रहते हैं अपने पैसे, कॉस्ट जो है वो जब मर्ज़ी निकाली, पैसे जो हैं जब मर्ज़ी निकाले, विड्रॉ करवाए और लेके चले गए। तो जब तक आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, आपके नीचे जो अमला है, टीम है, वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर आप डे बाय डे छुट्टियाँ करने लग जाएंगे, एब्सेंट होने लग जाएंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, तो आपकी टीम भी ऐसा ही वर्कआउट करेगी, ठीक है। आपको इस चीज़ से पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से चलना है और फिर टीम किस तरह से वर्क करेगी। जब तक आप नहीं अच्छे बनेंगे, आपकी टीम भी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी।
Execution intelligence is an extremely important characteristics of an entrepreneur. उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। एक मार्च है कि कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, वो पंक्चुअल नहीं बनना चाहता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक माइथ ही हैं, ठीक है, एक सोच ही है जो लोग सोचते हैं, उनका आइडिया ये। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार होना पड़ता है, पाबंदी करनी पड़ती है उसको हर चीज़ की कि कोई चीज़ अब देखें फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं मार्केट में, आपने उसको लेके जाना है, ये भी आप पर एक ज़िम्मेदारी है ना। आपने सर्व करनी है अपनी जो खिदमात है, अपनी सर्विसेज जो है वो अगले पर्सन को सर्व करनी है जिसने वो चीज़ को ख़रीदना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉक अच्छी करनी पड़ेगी, आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको उसकी तमाम चीज़ों का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। कुछ बातें मार्केट में गर्म सर्द भी हो ही जाती हैं, आपको उन सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डिसिप्लिन में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं पार्ट बी। क्या है? बीइंग सेल्फ स्टार्टर। आपको सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ता है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, ठीक है। आजकल मतलब जो पॉपुलैरिटी किस चीज़ की है, मोटिवेशनल गार्बेज की है। इंटरनेट पे भी आपने सुना होगा कि मोटिवेशनल गार्बेज क्या है। इट मीन्स इवन आफ्टर लिसनिंग, आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन सुनी है लेकिन उसके बाद भी आपने अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आप बस मोटिवेशन सुनते ही रहते हैं, बस बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो इसका मतलब आपने सेल्फ स्टार्टिंग कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। तो बीइंग अ सेल्फ स्टार्टर क्या है, प्री रिक्विजिट है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अगर आप मोटिवेटेड हैं फिर भी आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आप सेल्फ स्टार्टर भी नहीं है, ठीक है। एक पर्सन ने अपना पाथ जो है वो खुद ब खुद चूज करना होता है कि उसने किस रास्ते पे चलना है। अगर उसने मोटिवेशन लेना है तो वो सिर्फ मोटिवेशन लेंगे, अगर उसने मोटिवेशन लेने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी एक बिंग सेल्फ स्टार्टर ही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, उसके काम जो हैं उससे पता होना चाहिए, उसके कामों से ज़ाहिर होना चाहिए, उसकी चीज़ों से ज़ाहिर होना चाहिए, उसके बिहेवियर से ज़ाहिर होना चाहिए, वो कितना सक्सेसफुल है, ठीक है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है हर अपने काम के लिए। आप अगर बैठ के आज अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको आपके जहन में जो है उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स का भी एक लाइन है वो चलनी जाएगी, आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो बिजनेस कहाँ पर होगा। Some people are of the view that everything in the business is fair, but this is that is not true. कि बिजनेस करना बहुत आसान है तो ये एक अच्छा मतलब ट्रू नहीं है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क करना पड़ता है, उसकी स्ट्रॉन्ग एथिक वैल्यूज होनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद ओपन माइंडनेस, उसको ओपन माइंड होना चाहिए, उसमें सब्र होना चाहिए, उसमें साबित कदमी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी ज़ुबान जो है वो अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ वो बदतमीजी ना करें, ठीक है। People often lack tolerance as well as in business affairs. However, tolerance for ambiguity is very important for successful entrepreneurs. It's important to keep personal biases aside. Self assurance. सेल्फ अश्योरेंस का मतलब क्या है? आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं एंटरप्रेन्योर्स की कि एम्पैथी और टॉलरेंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपने किसी की बात को उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सुनना है और उसके बाद आपने उसको अपनी जगह पर रख कर देखना है। जब कोई दूसरा आपको एक सब्र की मिसाल दे रहा होता है ना तो आप कहते हो कि कहना बहुत आसान है, तुमने तो कहना बहुत आसान है, तुम बस सुन रहे हो। तो आप सुनाने वालों को अपनी जगह पे रख के देखो, मतलब कि रीप्लेस कर दो जो आपको अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, तो आप दिल से ही उसका दुख महसूस करेंगे, ठीक है। V&B एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली हैज़ अ विजन, टॉलरेंस, एम्पैथी फैक्टर्स हैं। उसके बाद लिसन भी, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू लिसन द कंज्यूमर, उसमें एम्पैथिक होना चाहिए कि वो यूज़र को समझे। जाहिर सी बात है जब आपने फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक छोटा मिनी कूलर बनाते हैं तो वो मिनी कूलर किसके लिए है कि एक सिंगल पर्सन जो एक चेयर पर बैठा हुआ है वो अपने सामने वाले चेयर पर उस मिनी कूलर को चलाए और उससे हवा ले। तो आपने किसको समझा है? आपने एंड यूज़र की फीलिंग्स को समझा है कि वो गर्मी में गर्मी का हल चाहता है तो वो उसको ख़रीदेगा। आपने उसको यूज़र की ख्वाहिश के मुताबिक बनाया है तो आप उसको सेल भी तो करेंगे ना मार्केट में। आप उस मार्केट में आप उसको आप अपना विजन दिखाएंगे कि ये इस तरह से कूलर है, आप इसको इस तरह से चलाएंगे तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास इसको पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली हैज़ अ विजन, ही शुड हैव फोरसाइटेडनेस, उसके पास ऐसी नज़र होनी चाहिए कि वो एंड यूज़र को देख पाए, ठीक है, उसको समझ पाए। कैन यू असेस द फ्यूचर मार्केट डिमांड, सच फैक्टर्स आर द की ऑफ विजनरी लीडर्स, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो, कि आपको खुद पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। दे नीड टू हैव ट्रेनिंग्स फॉर बिजनेस एक्सीलेंट, export business owners often go abroad for such trainings for meeting the potential and actual clients। उनको चीज़ों की खरीदो फरोख्त, किन लोगों को कुछ चीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं करनी आती है, खरीद तो करनी आती है लेकिन फरोख्त नहीं करने आता उनको, तो वो उसकी ट्रेनिंग अब्रॉड जाते हैं, खरीदो फरोख्त की स्टडी को खरीदो फरोख्त के अबाउट स्टडी करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स लेते हैं। वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बी क्रिएटिव, उसको क्रिएटिव होना चाहिए। योर अप्रोच मस्ट नॉट बी ट्रेडिशनल, आपकी ट्रेडिशनल नहीं होनी चाहिए बल्कि वर्ल्ड मार्केट में आपका जो फॉर्मूला है वो किसी के पास ना हो, किसी से कॉपी नहीं करना आपने, ठीक है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज क्रिएटिव, कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव होते हैं। उसके बाद हमारे पास से सम स्किल्स फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, कुछ स्किल्स हैं, कुछ महारत हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की हैं, कि उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बिजनेस सक्सेस के लिए गुड होनी चाहिए, ठीक है। कुछ हमारे पास हैं जैसे गोल सेटिंग, उसका गोल सेट होना चाहिए, वो उसका मकसद जो है उसको पता होना चाहिए उसने क्या हासिल करना है, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि उसने किस चीज़ पर इन्वेस्ट करना है, क्या सोर्सेज उसको चाहिए, किस चीज़ पर उसने कहा, किस चीज़ को उसने टाइम देना है, और किस चीज़ के अबाउट 10 सालों के बाद सोचता है कि 10 सालों बाद मेरा बिजनेस कहाँ खड़ा होगा, उसके तमाम ये विजन्स जो हैं वो उसको पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद है इन विच मार्केट ही वांट्स टू एक्सेस एंड हाउ मच ही वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस इन कमिंग टाइम। Goals should be specific, measurable, accurate, realistic and time bound। स्मार्ट में ये एब्रीवेशन आपने याद रखना है कि एस का मतलब क्या है, आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम जो है वो बाउंड होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास गोल सेटिंग के बाद इंफॉर्मेशन सीकिंग आ जाता है कि इंफॉर्मेशन आप जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास इतनी हो कि आप उसको अच्छी तरह से स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत पावर, एक बहुत बड़ी पावर है। आपको इंफॉर्मेशन होगी ना किस चीज़ के अबाउट, नॉलेज होगी, तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर पाएंगे, चला पाएंगे। एवरीवन हैज़ डिजिटल एक्सिस्टेंस, you should have customer data for your business, this information helps you in market the decisions, industry information is very, it's also very helpful, it is a skill to access information, right information, एक right information हासिल करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है, कि आपके पास जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपको पता नहीं होगा आपका एंड यूज़र क्या चाहता है। अपॉर्चुनिटी सीकिंग क्या है, कि आपने किसी मौके को छोड़ना नहीं है बल्कि तलाश करना है मौके का, ठीक है, मौके की तलाश में रहना कि आपको जब जैसा मौका मिले आप उस पर एक्सेस कर लो और उसको अवेल करो एक अच्छे तरीके से। दूसरी स्किल हमारे पास है लर्निंग, पढ़ना, सीखना, ठीक है, लर्निंग। लर्निंग is an other ability for such unlearning the existing mindset, business patterns, behaviors is sometimes important so that we can observe the knowledge with open mind and open heart for improvement। persistence क्या है, कि persistence भी एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है, जिससे हम क्या सीख सकते हैं, बिजनेस के अबाउट सीख सकते हैं, उसको हम चला सकते हैं, ठीक है, उसको हम बंद कर सकते हैं। तो परसिस्टेंस में वो स्किल आती है जिससे हम बिजनेस जो है वो अपना कीप ऑन गोइंग रखते हैं या उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, इसके अबाउट स्किल है ये। उसके बाद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की दोबारा से हमारे पास आ जाता है, ऊपर भी एक पैराग्राफ है कि प्लानिंग और मॉनिटरिंग भी एक स्किल ही है, ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले मॉनिटर योर बिजनेस, सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो हेल्प एंड इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल। उसके बाद ये एग्जांपल आप खुद ही पढ़ लें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस को सक्सेसफुल करने का एक बहुत ही बड़ा रोल किरदार अदा करता है। एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अबाउट पता होना चाहिए, बैलेंस शीट के अबाउट, लेजर्स और फाइनेंशियल रेशियोज के अबाउट पता होना चाहिए, मार्केट इंटेलिजेंस के अबाउट पता होना चाहिए, परसुएशन और इन्फ्लेशन के अबाउट पता होना चाहिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है कि डिफ्लेशन चल रही है, ठीक है, किस तरह की मार्केट में जीडीपी रेट है। एज एन एंटरप्रेन्योर you have to convince employees
convince employers of your organization to keep doing the good work, and this also require persuasion. There are many trainings that are conducted that can help an entrepreneur in this regard for learning about the art of persuasion, convincing others, and communication skills. ओके उसके बाद हमारे पास पार्ट सी आ जाता है। पार्ट सी में कौन सी स्किल्स कहा गया है? क्वालिटी एश्योरेंस। आपको अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी क्या बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। is an other important business characteristics in the sense that an entrepreneur would want to convince customer on the basis of quality. You should make sure that there should not be a defect, कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी है, वो काफ़ी देर तक काम कर सकता है। आपके पास रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए कि एक जो एंड यूज़र है उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए understanding difficulty ratios such as liquidity ratio is also important for the net worth of the business. Marketing skill is also important for the entrepreneur, ठीक है। One should know about the proper execution of the market mix, मतलब कि place, price, ये हमने पढ़ी थी ना, place, price, ये तमाम skills जो हैं। Place for selling the product is also a critical decision. You should be able to design the supply chain of your communication skill, networking. They are saying that your networking is your net worth, ठीक है। आपकी नेटवर्किंग ही आपकी नेट वर्थ है। नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि आपने हर चीज़ से कनेक्ट रहना है। जब आप हर चीज़ से कनेक्ट रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद हर चीज़ के अबाउट मिलती रहेगी। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या सस्टेनेबल हैं, बिजनेस रिलेशनशिप को कामयाब करने के लिए बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं और करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बट दे वुड नॉट लाइक टू स्पॉइल फ्रेंचाइजेस business, and instead business growth for the franchises also depend on the business growth of franchise. ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना, इस लाइन को एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास थीम नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं थीम नंबर 6 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।